नमस्कार बच्चों, मैं हूँ सुजाता। अजय सर पाइनियर में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा थर्ड चैप्टर था उपहार, है ना, उसके बाद आज हम जो हमारा सिक्स यानी छठा जो पार्ट है वो उसके बारे में जानेंगे। मेरा अहोभाग्य। अहोभाग्य का मतलब होता है सौभाग्य, है ना, जिसे हम कहते हैं कि हाउ लकी आई एम, मैं कितना लकी हूँ, जिसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं ना, अपना भाग्य मानते हैं, तो उसे अहोभाग्य कहते हैं। तो ये जो पाठ यानी लेसन है, ये इनके जो लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। ठीक है, इन लेखक का नाम है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इन्होंने ये लेख जो है वो लिखा है। और एक बात बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्दार्थ दिए हैं, मीनिंग, जिसे एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। पर राइटिंग वर्क करने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जी हाँ, आपको होमवर्क में ये लिखना है, पर फिलहाल आपको पूरा जो फोकस है वो लेसन को सुनने में लगाना है। ठीक है, पाठ को अच्छे से सुनना है और समझना है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो चलो पहले हम शब्दार्थ से जानते हैं। उपवन का मतलब होता है उद्यान, यानी बाग बगीचा। ठीक है, उद्यान। मध्यान्ह, माध्यान्ह यानी दोपहर, मिड डे, जिसे हम मिड डे कहते हैं ना, दिन का जो मधला यानी मिड टाइम होता है, दोपहर, आफ्टरनून। संसर्ग यानी संगति। ठीक है, देन मानसिक खाद्य। अब खाद्य का मतलब खाना होता है, बट यहाँ पे मानसिक खाद्य है। मानसिक खाद्य का मतलब होता है मन के लिए खुराक, यानी जो हमारी मनचाही इच्छा होती है ना, क्या हम चाहते हैं, या फिर चर्चा, किसी बात को लेकर चर्चा, है ना, उसे मानसिक खाद्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उल्लासित, आनंदित, खुश। उल्लासित होना, खुश होना, आनंदित होना। अहोभाग्य, सौभाग्य, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, विस्तृत यानी बहुत बड़ा, विस्तृत, बहुत बड़ा। ओके, लार्ज। देन वार्तालाप, बातचीत। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, गॉसिप, है ना, कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट धारणा या मनोवृत्ति। धारणा या मनोवृत्ति का मतलब होता है विचार, यानी उनकी धारणा मीन्स उनके विचार। ओके, मनोवृत्ति मीन्स भी विचार होते हैं। नेक्स्ट अनुभूति यानी भाव। स्व अनुभव, स्व यानी खुद, अपने खुद का अनुभव, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। ओके, उसे अनुभूति कहते हैं। नेक्स्ट सघन यानी घना। सघन का मतलब होता है घना, ठीक, घना। देन संक्षिप्त, छोटा। संक्षिप्त यानी छोटा, संक्षिप्त विषय में यानी छोटे विषय में। ठीक है। देन क्षमता यानी शक्ति, जिसे हम कहते हैं उसकी क्षमता है, वो कर सकता है, यानी शक्ति। देन कैपेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं। सृष्टि, संसार। सृष्टि मीन संसार, जग, दुनिया। ठीक है। देन बेसब्री। बेसब्री आतुरता, अधीरता, है ना, क्यूरियोसिटी जिसे हम कहते हैं, बेसब्री, आतुरता। तो ये यहाँ पे मैंने आपको 15 यानी 15 शब्दार्थ दिए हैं, मीनिंग्स दिए हैं। उसे आपको राइटिंग वर्क करना है, बट अच्छे से सुनने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा अहोभाग्य जो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार इसके लेखक है इनके, और उन्होंने लिखा है। उनका जन्म 1906 यानी 1906 को हुआ था। ठीक है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे लेखन, जैसे कि संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, इस तरह के जो लेख है वो लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। फरवरी 1937 यानी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। देखो ये लेखक कह रहे, ठीक है, उनको उस वक्त 1936 में यानी 1937 में शांति निकेतन जाना था। वहां एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। अब साहित्यिक कार्यक्रम मीन्स जो साहित्य को लेकर, यानी लेखन, कविता, कवि, इन सब बातों का जो कार्यक्रम होता है ना, मीटिंग जिसे हम कहेंगे, वो जिसमें अलग अलग जगहों से लेखक आएंगे, कवि आएंगे, है ना। और शांति निकेतन, यस, देखिए अब शांति निकेतन एक ओपन स्कूल है। ठीक है, एक जगह है जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे, और उन्होंने वो लोगों को पढ़ाने के लिए, उन्हें विद्या प्राप्त करने के लिए बनाया था शांति निकेतन। वहां पे वो रहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर। मैं बहुत ही उल्लासित था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। यस, गुरुदेव, उन्हें खिताब मिला गया है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, इन्होंने हमारे
जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगीत है उसे लिखा है, ठीक है। सो अब लेखक जो है वो बहुत ज्यादा उल्लासित थे, यानी खुश थे, आनंदित थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। रवाना मीन्स निकलना, ठीक है, वहां पे पहुंचना। बहुत सारे जो लेखक थे, साहित्यिक जो थे वो तो बच्चों देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे, ठीक है। बांग्ला भाषा में उन्होंने अनेक साहित्य लिखे हैं। एक चित्रकार भी थे वो, ठीक है। तो देखिए, जब लेखक जो है बहुत ही उल्लासित हो गए उनसे मिलने के लिए, शांति निकेतन जाने के लिए। शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे, ठीक है। तो निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। एक दिन वो आया जिस दिन वे सारे लोग जो साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे, जिनमें अलग अलग जगह से लेखक थे, कवि थे, वे सारे शांति निकेतन के लिए मीन्स कोलकाता के लिए रवाना हुए, ठीक है, मीन्स निकल गए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। देखो, 1 दर्जन के आसपास, दर्जन मीन्स ग्रुप ऑफ 12 है ना, 12 की संख्या में जिसे हम कहते हैं, लगभग उसके मात्रा में, यानी 12-14 लोग जो थे वो हिंदी वाले मीन्स जिन्होंने हिंदी के साहित्य को लिखा है, मीन्स लेखन करने वाले या कवियत्री या कवि, ठीक है। तो वे शांति निकेतन पहुंचे, और जब वे वहां पे पहुंचे उनका दल यानी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप को दल कहा जाता है। तो अतिथि भवन, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, गेस्ट, ठीक है, और भवन मतलब घर, बहुत बड़ा घर, भवन। तो अतिथि भवन यानी गेस्ट हाउस, ठीक है, गेस्ट हाउस, वहां पे उन्हें ठहराया गया। अब देखिए, यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया है। अशोक वृक्ष यानी अशोका ट्री जो है ना, लाइक क्रिसमस ट्री के ही बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला हरा भरा और ऊंचा पेड़, ठीक है, उन वृक्षों के सघन उपवन, सघन यानी घना, यानी दाट जिसे हम कहते हैं, ठीक। अशोका वृक्षों का वो उपवन यानी बगीचा था, उसके बीचों बीच ये शांति निकेतन जो है, सॉरी, उनका जो अतिथि भवन है वो बनाया गया था, ठीक है। देन बहुत ही सुंदर और बड़ी इमारत थी वो, और वो जो अतिथि भवन यानी गेस्ट हाउस कैसा था, यानी उसकी जो इमारत यानी बिल्डिंग थी वो बहुत ही ऊंची, सुंदर और बड़ी थी, ठीक है। जैसे सोचा था वैसे ही पाया, यस, यानी जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे लेखक, बिल्कुल वही हो रहा था, और उसी तरह से सब दिख रहा था। देन ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। देखो, उस अतिथि भवन यानी गेस्ट हाउस के ऊपरी मंजिल यानी टॉप फ्लोर पे उन्हें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। अब विस्तृत यानी बहुत बड़ा, ठीक है, बरामदा यानी बालकनी, ठीक है। उनके रूम के बाहर यानी कक्षा के बाहर एक विस्तृत बरामदा यानी बहुत बड़ी बालकनी थी। अब बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई दे रहे थे। देखो, जब वो उस बालकनी में यानी बरामदे में खड़े होकर अगर सामने देखेंगे, सामने का जो नजारा था वो क्या था कि वहां पे बहुत घने बकुल वृक्ष थे। बकुल एक फ्लावर है, ठीक है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत छोटा सा फ्लावर होता है जिसको बहुत खुशबू होती है, खुशबू वाला फूल होता है, उसके वृक्ष दिखाई दे रहे थे, घने वृक्ष, ठीक है। दूसरे दिन प्रांतकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखो, जब उन्हें अतिथि भवन में ठहराया गया, वहां पे उन्होंने रेस्ट लिया और सारे जो आसपास के नजारे थे उसका आनंद लिया। फिर दूसरे दिन, अगले दिन प्रांतकाल, प्रांतकाल यानी सुबह, अर्ली मॉर्निंग, उन्हें ये खबर मिली कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जी हाँ, मतलब गुरुदेव की तबीयत खराब हो चुकी है, इस तरह की बात उन्हें बताई गई, ठीक है। अंतः कार्यक्रम की बैठक में वो नहीं आ पाएंगे। देखो, फिर जिस कार्यक्रम के लिए, साहित्यिक कार्यक्रम के लिए वे वहां पे गए थे, उस बैठक में यानी मीटिंग में गुरुदेव जी शामिल नहीं हो पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। देखो, फिर ऑब्वियसली जिनसे मिलने के लिए वो इतने आतुर थे, अगर वो उस बैठक में नहीं आएंगे तो उदास तो होना ही है ना। फिर लेखक भी बहुत निराश हो गए, उदास हो गए। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा
कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है। देखो, तब उन्हें ये पता चला कि उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने उन लोगों को 15 मिनट की परमिशन दी है गुरुदेव जी से मिलने के लिए। ठीक है, 15 मिनट की परमिशन दी है, यानी समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। देखो, उन 15 मिनट में यानी 15 मिनट्स में वो फेस टू फेस यानी सामने उन्हें उनके दर्शन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उनसे संक्षिप्त वार्तालाप, संक्षिप्त यानी छोटा, देखो 15 मिनट यानी बहुत छोटी सी वार्तालाप यानी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा, हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। देखो, फिर जब उन्हें ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उस वक्त का, उस घड़ी का वो बेसब्री से इंतजार करने लगे कि कब हम गुरुदेव को मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें उनके सामने से दर्शन लेंगे, है ना, देखेंगे उन्हें, है ना। बेसब्री यानी आतुरता, यानी बहुत आतुर हो रहे थे, अधीर हो रहे थे उनसे मिलने के लिए। ठीक है, एक्साइटेड थे वो। ठीक है, फिर माध्यान्ह के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। देखो, माध्यान्ह यानी मिड डे, यानी दिन का जो मधला वक्त होता है, मिड डे जिसे हम कहते हैं, माध्यान्ह दोपहर का वक्त। ठीक है, दोपहर में उनसे भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी होंगे। देखो, तकरीबन 4 बजे होंगे दोपहर के वक्त। और गुरुदेव की धारणा, धारणा मतलब विचार, यानी गुरुदेव ने ऐसे सोचा था कि कुछ 2-4 आदमी होंगे जो उनसे मिलने के लिए आए हैं। पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो वो मजाक में उन्होंने कहा, देखो फिर उन्होंने, कितने लोग थे वो मिलने के लिए आए थे, 14 लोग थे, यानी 14 लोगों को जब एक साथ देखा तो उन्होंने मजाक में क्या कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। देखो, मतलब हंसी मजाक में उन्होंने ये कहा कि मेरी क्षमता, क्षमता यानी शक्ति, कि अब मेरी शक्ति इतनी नहीं कि मैं दरबार लगाऊं यहाँ पे, है ना। जैसे कोर्ट बोलते हैं, एम्पेरर का जो कोर्ट होता है, दरबार, जहाँ पे राजा और उसके दरबारी, मंत्री वगैरह, सैनिक जो बैठे रहते हैं, उस तरह का दरबार लगाने की मेरी क्षमता नहीं है, ऐसे उन्होंने मजाक में कहा। और इस मकान में जगह भी तो कम है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। देखो, फिर परिचय यानी इंट्रोड्यूस, है ना। फिर 1 बाय 1 सबके नाम पूछे गए और वो किस जगह से आए हैं और किस साहित्यिक कला में उनकी विशेषता है ना। इन सब बातों से उनका परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ और आफ्टर इंट्रोडक्शन, फिर उनको इंट्रोडक्शन के बाद उनमें वार्तालाप यानी बातचीत शुरू हुई। अब उस बातचीत में गुरुदेव ने उनसे क्या कहा ये हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो, चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैं कहानियां लिखना शुरू किया था, देखो 50 बरस पहले यानी 50 years ago, 50 साल, बरस का मतलब होता है साल, उससे पहले जब उन्होंने लेखन शुरू किया था यानी लिखना शुरू किया था गुरुदेव ने, तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था, यानी तब उस क्षेत्र यानी फील्ड में बस एक आध ही आदमी होगा जिसे इसमें इंटरेस्ट है ना, ऐसे उन्होंने कहा। अब ये जो बात है ये हमारे देश को स्वतंत्र होने से पहले की बात है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त कोई एक ही आदमी होगा इस क्षेत्र में जिसको इंटरेस्ट होगा। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वर्णन है। देखो, अब जो कहानियां उन्होंने लिखी है, जो लेखन उन्होंने किया है, उसमें ग्रामीण जीवन, ग्रामीण का मतलब होता है गांव, ठीक है, ग्राम, विलेज, तो उसके जीवन के वर्णन यानी गांव के जो जीवन होती है, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी जो विचार होते हैं, इन सब बातों का वर्णन किया गया है। संसर्ग का वर्णन, संसर्ग यानी संगति, ठीक है, उनकी संगति का वर्णन किया गया है। उससे पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। देखो, अब उनके जितने भी साहित्य है वो बांग्ला भाषा में लिखे गए थे, अब हमें ये हिंदी में मिल रहे हैं क्योंकि वे बंगाली थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाली थे और बांग्ला भाषा में उनके साहित्य थे। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसी कोई भी चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता के मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। देखो, मनोवृत्ति यानी विचार, ग्रामीण यानी लोगों जो विलेजर्स थे उनके
उनकी जनता यानी लोग, यानी उन लोगों की मनोवृत्ति, यानी उनके विचार, उनका रहन सहन, उनकी बोली भाषा, ट्रेडिशंस, इन सब बातों का क्या होता है, दर्शन होते हैं यानी जिक्र होता है। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है। देखो, अब जो कहानियां उन्होंने लिखी है, तो मतलब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि उस कहानियों का जो मतलब उसकी जो विशेषता है वो नॉट ओनली अवर कंट्री, बस अपने ही देश तक सीमित नहीं है, बाहर के यानी संसार के सारे देश के लोगों को वो भा सकती है, यानी उसे उन्हें पसंद आ सकती है। ऐसे विचारधारा और वर्णन उस कहानियों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा है। यस, मनुष्य यानी इंसान, इंसान का जैसे अगर हम देखेंगे, गरीब हो चाहे अमीर हो, हमारे देश का हो या विदेश का हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, अगर हम बाहर के कंट्रीज में भी जाते हैं तो वो भी इंसान ही है ना, हमारी तरह बिल्कुल वो भी इंसान ही है। और उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनका स्वभाव सारे लोगों का एक जैसा ही होता है। तो क्यों ना वो मतलब वो किस तरह से समझ नहीं पाएंगे, यानी हर किसी आदमी को, देश के आदमियों को वो कहानियां भा सकती है। ऐसे इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है कहानियों का। ठीक है, जब वो वार्तालाप उनमें शुरू था, है ना, बातचीत शुरू थी, तब गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी मैंने अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया। देखो, जब उस वार्तालाप में एक ऐसा क्षण आया जब गुरुदेव रुके, और तभी हमारे जो लेखक है ना, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उनके मुंह से निकला, मतलब उनमें वो चाह थी जानने की कि आपने काबुली वाला इस कहानी का विचार आपके मन में कैसे आया। अब काबुली वाला कहानी हम सबको पता है ना, ये कहानी बहुत ही फेमस है, लोकप्रिय है काबुली वाला, और देश के सभी भाषाओं के बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। यस, और ये जो कहानी है काबुली वाला, हमारे देश में अगर हम देखेंगे कितने सारे स्टेट्स है, और हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग बोली भाषा है ना। पंजाब में पंजाबी है, महाराष्ट्र में मराठी है, राजस्थान में मारवाड़ी, यानी अलग अलग भाषाओं में ये कहानी लिखी गई है, और वहाँ के बच्चों को वो काफी पसंद भी है। ठीक है, प्यारी लगती है उन्हें। तब गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है, एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था। अब हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। देखो, जब उस कहानी के बारे में लेखक ने उन्हें पूछा, तब उन्होंने कहा कि ये एक कल्पना सृष्टि है, यानी सच में वो काबुली वाला था, और वो गुरुदेव के यहाँ हमेशा आता था। वो कह रहे कि हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे परिचित थे, यानी अच्छे से उसे जानते थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। देखो, ये सब उनकी कल्पना शक्ति से उन्होंने वो कहानी बनाई है। ठीक है, उन्होंने ऐसे सोचा कि उस काबुल वाले को भी एक लड़की होगी और वो भी उसे याद करता होगा, यानी मिस करता होगा। ठीक है, इसी तरह वार्तालाप होता रहा, हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। देखो, मानसिक खाद्य जैसे मैंने आपको बताया कि मन के लिए खुराक, यानी जो हमारे मन को बहुत अच्छा लगे, जिससे हम मतलब कहते हैं ना कि मेरा पेट तो भरा है लेकिन मन नहीं भरा है, इस तरह से अपना मन भरना चाहिए, है ना, इस तरह की चर्चा, बातचीत। अब उस वार्तालाप में हम सबकी यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। देखो, अब मतलब वो इस तरह से खो चुके थे, बस 15 मिनट की परमिशन दी थी, है ना, मिलने के लिए, बट 40 मिनट यानी तकरीबन पौना घंटा हो चुका था, है ना, 40 मिनट्स हो चुके थे। फिर उठे, चल पड़े। देखो, आफ्टर 15 मिनट का जो डिस्कशन मतलब परमिशन उन्हें मिली थी, वो तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे। फिर गुरुदेव उठे और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। यस, देखो मतलब उन्हें वो फील हो रहा था, और उन्होंने कहा कि अगर जब कभी भी मैं आपको कम समय देता हूँ वार्तालाप के लिए, तो उसका बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं को बातचीत करने में बहुत आनंद आता है। यानी उन्हें भी इंटरेस्ट था इन सब
बातों मतलब विषयों पे विक्षिप्त चर्चा करना, बात करना है ना, उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट था उसमें और खुशी मिलती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब कभी अगर मैं कम समय देता हूँ तुम्हें या मिलता है तो बिल्कुल आप बुरा मत मानिएगा। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। फिर बातचीत होने के बाद, वार्तालाप होने के बाद उन्होंने गुरुदेव को धन्यवाद दिया यानी थैंक यू कहा और विदा ली यानी जाने की परमिशन ली। ठीक है, मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। फिर उनसे मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद वे वापस अपने अतिथि भवन में गए और जो हमारे लेखक थे वे अपने कमरे में आ गए। ठीक है, फिर देखो गुरुदेव के साधारण हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। देखो मीन्स वो जो कॉन्वर्सेशन था उनके बीच वो तो साधारण था। ठीक है, मीन्स बस इंट्रोडक्शन था और कुछ विषयों पे चर्चा हो रही थी, लेकिन उस साधारण विषय को लेकर वे असाधारण उल्लास की उन्हें अनुभूति हो रही थी। उल्लास यानी आनंदित होना, खुश आना, मतलब वो बहुत ही प्लेजर फील कर रहे थे, उन्हें एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया है उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। देखो मीन्स वो मतलब फील कर ही रहे थे, उस वार्तालाप के बारे में सोच रहे थे, खुश हो रहे थे और अचानक से उन्हें ये बात पता चली कि जिस कमरे में लेखक ठहरे थे स्वयं उसी कमरे में गुरुदेव यानी स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो काफी समय तक रहे थे। तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। मुझे तो ये भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। देखो अब वे इतने खुश हो गए कि उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन्हें ये बात पता चली कि ना केवल वो रुके थे उस कमरे में, बल्कि गीतांजलि एक महाकाव्य संग्रह है। ठीक है, उस काव्य संग्रह का अधिकांश भाग यानी ज्यादा से ज्यादा जो राइटिंग होती है, लेखन होता है, वो उसी कमरे के बरामदे में, जो उनके कमरे के भीतर एक बहुत बड़ा जो बरामदा था है ना, उस बरामदे में बैठकर उन्होंने लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। भाव विभोर होना यानी इमोशनल होना, जैसे जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो तब हमारी आंखों में आंसू आते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वो जब उन्हें वो बात पता चली कि स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर उसी कमरे में ठहरे थे काफी समय तक और गीतांजलि का अधिकांश भाग उन्होंने वहां लिखा था। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था। देखो वो अपने आप को इतने लकी मान रहे थे, खुशकिस्मत मान रहे थे कि उसी कमरे में उन्हें ठहराया गया था। देखो लकीली वही कमरे में वो रुके थे जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। यस, जिस गीतांजलि के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो जिस काव्य संग्रह के बारे में, उसे नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, और उस नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि उसी कमरे में रची गई थी जिस कमरे में लेखक थे। तो सोचो कितने खुश होंगे, है ना, उनकी खुशी का ठिकाना न था और वे अपने आप को बहुत ही सौभाग्य यानी अहोभाग्य, जैसे उन्होंने कहा मेरा अहोभाग्य यानी भाग्यशाली माना है। उन्होंने अपने आप को इतना भाग्यशाली माना है कि उन्होंने कहा कि ये मेरा अहोभाग्य है कि उन्हें उस कमरे में रहने का, ठहरने का मौका मिला, है ना। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है बच्चों, और ये रियल स्टोरी है, यानी सचमुच में ये घटना घटी थी और उसी बेस पे ये उन्होंने अपने जो फीलिंग्स है, जो एक्सपीरियंस है वो बयां किया है ना। एक स्टोरी कहानी पाठ के जरिए यानी लेसन के जरिए हम बच्चों को उन्होंने सुनाया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार लेखक ने। ठीक है, आप इस कहानी को दोबारा से सुनने के बाद जरूर पढ़िएगा ताकि पढ़ने के बाद आपको प्रॉपरली मतलब आप उसे फील कर सको, समझ में आए आपको। देन मैं आपको इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर थे वो दूंगी। ठीक है।